नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। राहुल गांधी और कांग्रेस के ट्विटर हैक की जांच शुरू। पार्टी ने साइबर सुरक्षा पर खड़े किए सवाल। सरकार ने कहा और मजबूत होगी डिजिटल सुरक्षा। ममता बनर्जी के फ्लाइट विवाद पर टीएमसी नाराज। संसद में उठा सुरक्षा का मुद्दा, सरकार ने दिए जांच के आदेश। पहली तारीख को बैंक और एटीएम पर भारी भीड़, नकदी की कमी की शिकायत। टोल, पेट्रोल पंप और हवाई अड्डों पर कल तक चलेंगे 500 के पुराने नोट। विवाहित महिलाओं को 500 ग्राम सोना रखने की छूट। पुश्तैनी सोने और गहनों का देना होगा सबूत। 6 महीने के निचले स्तर पर सोना। $344 दवाओं पर बैन रद्द। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा जल्दबाजी में लिया गया फैसला। स्वास्थ्य पर हानिकारक असर का सबूत न पेश कर पाई सरकार। और आइए देखते हैं पहली खबर। नोटबंदी के बीच आज पहली तारीख को बैंक और एटीएम की लाइनों में आम लोगों के साथ कर्मचारी भी खड़े नजर आए। बैंक दिन भर नकदी के लिए जूझते रहे। हालांकि आरबीआई और सरकार ने बैंक में पर्याप्त नकदी का दावा जरूर किया, लेकिन लोगों की परेशानी कम होती नजर नहीं आई। ये तस्वीरें हैं देश के अलग अलग इलाकों की, जहां पहली तारीख को सैलरी निकालने के लिए बैंकों और एटीएम में लोगों की लंबी कतारें लगी हैं। लोगों की शिकायत है कि ज्यादातर एटीएम में कैश नहीं है। जो एटीएम काम भी कर रहे हैं उनमें केवल 2000 के नोट ही निकल रहे हैं। मैं घर के समस्त कार्य छोड़ करके पहली फुर्सत में सैलरी लेने आया, लेकिन यहाँ पे पैसा बड़ी मुश्किल में निकला। सेंटर पॉइंट में भी गया, वहाँ पे भी अकाउंट से पैसा नहीं निकल पाया। वहाँ पे 2000 के अलावा कोई नोट नहीं। समस्या तो है, क्योंकि जो है आदमी आज पहली तारीख है, सैलरी आई है, सबको घर के खर्चे अपने देखने हैं, और तो इसलिए है कि सुबह सुबह शाम तक तो और भी ज्यादा भीड़ बढ़ जाएगी। अपनी सैलरी से पैसे निकलवाने के लिए लोगों को कई घंटों तक लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। उनकी शिकायत है कि घर का खर्चा पूरा करने के लिए उन्हें कुछ दिन और ऑफिस से छुट्टी लेकर बैंकों की कतारों में लगना पड़ेगा। मैं एमएनएमबीसी से आया हूँ। जावेद अहमद मेरा नाम है। मुझे जाने नहीं दिया जा रहा है, जबकि मेरा ऑफिस के यहाँ पे 5-6 अकाउंट है यहाँ पे, डॉलर के रुपीस के जो है, मुझे नहीं जाने दिया जा रहा है। डिप्लोमेट को कितनी दिक्कत हो रही है इसकी। कम से कम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये तो देखना चाहिए, कम से कम जो आपके मेहमान हैं, गेस्ट हैं, डिप्लोमेट है, उनके साथ तो कम से कम रियायत आप दीजिए। बड़ी बूढ़ी को क्यों परेशान कर रहे हैं ये? इतनी दूर से मैं 10-1.5 घंटे में आई हूँ यहाँ। अब मेरे पास पैसा भी नहीं है जिससे मैं पेट में कुछ खा लूँ। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार हालात सुधारने में नाकाम रही है। कर्मचारियों को काफी परेशानी हो रही है। 1-1 किलोमीटर की लाइनें लगी हुई हैं, हमें मालूम है। और जो पैसों की व्यवस्था, कैश की व्यवस्था नहीं है, तो उनको तो इन्होंने कैशलेस कर दिया। तो वो कैशलेस इकोनॉमी तो उनके लिए होगी कि उनके पास जेब में कैश ही नहीं है। अब तो जो सरकारी कर्मचारी हैं तो उनको भी सैलरी नहीं मिल पा रही है। कल से वो लोग लाइन में लगे हुए हैं। हालात बहुत ज्यादा खराब है। The shortage of notes, the non-functioning ATMs will certainly throw people into deep uncertainties. कर्मचारियों और पेंशनरों की बैंकों में भारी तादाद में पहुंचने के आसार को देखते हुए रिजर्व बैंक की ओर से तैयारियां की गई हैं। सरकार का दावा है कि बैंकों और एटीएम में पर्याप्त कैश है। लोग कतार में तो होंगे, क्योंकि आज सैलरी डे है, पहला दिन है। लेकिन हमने बहुत व्यवस्थाएं की। अभी आरबीआई का स्टेटमेंट भी आया था, बैंकों के स्टेटमेंट भी आ रहे हैं कि भाई 100 के नोट भी सफिशिएंट है, 500 के नोट भी बाजार में आ गए हैं, और 2000 के नोट भी मिल रहे हैं एटीएम में। इस बीच नई अधिसूचना के मुताबिक पेट्रोल पंपों और हवाई अड्डों पर 500 रुपए के पुराने नोट अब 2 दिसंबर तक ही लिए जाएंगे। पहले ये समय सीमा 15 दिसंबर तक थी। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल भुगतान में भी 3 दिसंबर से 500 रुपए के पुराने नोट स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हालांकि बिजली, पानी के बिल के भुगतान, रेलवे टिकट खरीदने और सरकारी बसों के लिए टिकट खरीदने में पुराने 500 रुपए के नोट 15 दिसंबर तक लिए जाएंगे। पंचानन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महीने की आज पहली तारीख और लेकिन लोगों के चेहरों पर खुशी की बजाय बैंक और एटीएम में लाइन में लगने की झुंझलाहट साफ दिखी। दिल्ली में
हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा ने देखिए किस तरीके से लोगों के इस दर्द को समझा। नोटबंदी के चलते नकदी के लिए लोगों की दिक्कतें बरकरार हैं। महीने की पहली तारीख है, लोग अपने अपने अकाउंट से एटीएम के जरिए या सिर्फ जाकर पैसा निकालना चाहते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं ये लंबी लाइन, ये संसद मार्ग थाने के बाहर हम लोग इस समय मौजूद हैं। एटीएम के बाहर लोगों की लंबी लाइन है और सबकी कोशिश है कि महीने का खर्चा चलाने के लिए वो नकदी कम से कम निकाले, लेकिन यहाँ कई बार पैसे खत्म हो जाते हैं या फिर इंतज़ार इतना लंबा हो जाता है कि वो पैसे निकल नहीं पाते। बताएं आप लोगों की क्या है दिक्कतें, किस लिए है, क्या समस्या थी? 2.5 घंटे से यहाँ पे खड़े हुए हैं और यहाँ पे अब कैश खत्म हो गया है, पता नहीं चल रहा। ऑफिस से 1 घंटे का ऑफ लेकर आए थे, अभी भी और कितना टाइम लगेगा? सर 2-2.5 घंटे हो गए, अभी तक पैसा नहीं निकला। सर बोल दें कि सर्वे डाउन है, अभी तक पैसे नहीं निकल रहा है। 11 बजे से यहाँ से आए हुए हैं, वहाँ एंट्री करी, उसके बाद एटीएम पे आए तो उन्होंने कह दिया कि कैश खत्म हो गया, अभी 1 घंटा लगेगा। You are facing the big difficulty because of this cash. I haven't done anything touristy for the last 2 days, so I've been trying to get cash. तो देख सकते हैं कि क्या देश वाले विदेशी भी इस नकदी की समस्या को लेकर परेशान नज़र आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद है सरकार की कई कोशिशें ऐसी हैं कि जिससे उनको लगता है कि कई मेजर्स ऐसे उठाए गए हैं जिससे कि नकदी की समस्या को दूर किया जा सके। दिल्ली में कैरोन शिव कुमार के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इस अहम मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के सलाहकार संपादक सुब्रमण्यम भट्टाचार्य। स्वागत है आपका। पहला दिन और जिस तरीके से हमने देखा था कि 8 तारीख के बाद से जो एक क्रंच सिचुएशन दिख रही थी एटीएम या फिर बैंक के बाहर, वो जाहिर है कि बढ़नी थी, लेकिन किस तरीके के उपाय होने चाहिए तो शायद नज़र नहीं आया, फिर सरकार ने किए लेकिन वो नाकाफ़ी नज़र आया। आज जितना डिमांड है उसके हिसाब से तो डेफिनेटली कैश कम है, तो ये एक्सपेक्टेड ही था। और ये सेकेंड टाइम हो रहा है ना, क्योंकि पहला जो दौर चला था वो 8 से 15 के करीब, जब पहले टाइम में लोगों को काफ़ी लंबा लाइन में कतार में खड़ा होना पड़ा था। अभी ये दूसरा दौर आ रहा है, तो निश्चित ही लोगों का जो पेशेंस लेवल है वो काफ़ी कम होगा कि हम कितने देर तक इस चीज़ को बारी बारी फेस करते रहेंगे। और आज सैलरी डे, आज है, आज से 7 तारीख तक का ये कंटिन्यूसली सैलरी का टाइम है, सैलरी, वेजेस, अलाउंस, जो भी बोले आप। तो इस टाइम में नेचुरली वो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, और वो प्रेशर एक बहुत बड़ा चैलेंज है बैंकिंग सिस्टम के लिए अभी। लेकिन कोई एक्स्ट्रा मैं कहूँ कि स्टेप नज़र नहीं आ रहे हैं कि इस अगले 1 वीक तक जो एक मैं कहूँ कि परेशानी का हाल रहने वाला है उससे निपटने के लिए कोई तैयारी इस तरह की दिखती है? कभी नहीं, देखिए वो जो सोल्यूशन जो होंगे वो सामने नज़र नहीं आएंगे, इसलिए क्योंकि जो नोट लेके निकल जाएंगे वो तो निकल जाएंगे, लेकिन कतार में जो है, और जब तक वो कतार बनी रहेगी तब तक तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम सामने नज़र आ ही रहेगा होगा। मैं ये मानने के लिए ज़रूर तैयार हूँ कि इस वक्त आरबीआई भरपूर कोशिश कर रहे हैं, अपने प्रिंटिंग प्रेसेस 2 से ज़्यादा 3 शिफ्ट भी कह रहे हैं चला रहे हैं, बैंक्स का करेंसी चेस्ट का मूवमेंट है, तो ज़रूर वो सारा प्रोसेस चल रहा है और इसलिए नोट्स आ रहे हैं। लेकिन जितना ज़रूरत है, क्योंकि पहले ही एक काफ़ी बड़ा गैप तैयार हो गया है, उस गैप को भरने के लिए जितना भी कोशिश किया जाए, जब तक नोटों के सामने नॉर्मल सिचुएशन हम तभी मान पाएंगे जब तक ये जो जिसे कहते हैं कतार जो है, जो कतार लंबा लाइन, उसमें एक अप्रिशिएबल डिफरेंस नहीं आएगा, तो हम कैसे कह सकते हैं कि सिचुएशन नॉर्मल हो गया है। और कुछ दिन पहले एक जो अनाउंसमेंट हुआ था कि मोबाइल एटीएम या मिनी एटीएम इस तरीके के सिस्टम को पहुंचाया जाएगा और बड़े जो दफ्तर हैं या कुछ ऐसे इलाके वहां पर शुरू किया जाएगा, वो भी संख्या बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आई। नहीं हुए हैं, आपको बहुत सारे जगह पे बहुत सारी चीज़ों में का यहाँ तक कि जैसे आपके संवाददाता भी बता रहे थे कि कैश लिमिट करके दिया जा रहा है, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से जितना हम ज़रूरत है उतना ज़रूर नहीं मिल रहा है लोगों को। लोग ऐसे तो नहीं खड़े हैं ना रास्ते में, उनको ज़रूरत है तभी। बिल्कुल, उनका जो एक एस्टिमेट है कि हमें इस महीने में इतना चाहिए, लोग पिछले 1 महीने में काफ़ी अच्छे तादाद में इलेक्ट्रॉनिक मनी में भी शिफ्ट कर गए हैं, लेकिन वो सब करने के बावजूद भी जो ज़रूरत है उनको, उसी के लिए सामने खड़े हुए हैं। अब जैसे पेट्रोल पंप के सामने का पेट्रोल पंप का एटीएम की बात करने, पॉइंट ऑफ पीओएस में या दूसरी जगह पे, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पे ज़रूर उतना कैश अवेलेबल नहीं हो रहा होगा। अगर होता तो लोग जाके वहीं से ले लेते, कुछ लोग लिए होंगे, लेकिन जितनी लोगों की ज़रूरत है उतने उसके हिसाब से क्वांटिटी कम है, वो कमी अभी मुझे लगता है ये 2-4 दिन और ये दिखने को मिलेगा। और जो सरकार ने स्टेप लिया, इससे पहले उन्होंने कहा था कि पुराने 500 के नोट और टोल पर जो टैक्स है वो फ्री रहेगा दिसंबर मिड तक। अचानक उसको 1 दिन बाद यानी कल तक के लिए शिफ्ट कर दिया गया
टोल में भी एक लिमिट लगा दी गई, 200 या उससे ज़्यादा का है तो पुराना नोट लिया जाएगा। ये जो अचानक फैसला बदला गया, इसके पीछे की वजह क्या है सरकार की नज़र से? देखिए, ये वाला जो फैसला है ये इससे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि लोग जो पैसे लेने आ रहे हैं वो फ्रेश नोट से ही लेने आ रहे हैं। टोल में खासकर जो दो चीज़ों में, एक है एयरपोर्ट में बंद कर दिया गया है, दूसरा टोल पे, ये दोनों जगह पे सरकार का जहाँ तक मुझे समझ में आया है वो ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी भी चांसेस रहता है एक्स्ट्रा बुकिंग का, मनी लॉन्ड्रिंग का चांसेस रहता है कि 500 के नोट, 1000 के नोट यूज़ करके, क्योंकि ये टिपिकली टोल की बात नहीं कर रहा हूँ, एयरपोर्ट में टिकट्स खरीदने वाले जो हैं उनका नेचुरली साधन ज़्यादा है और वो खरीद सकते हैं एक्स्ट्रा टिकट्स, तो ये सारी चीज़ों का फ़र्क ज़रूर आ सकता है। लेकिन तो इसलिए उसको रोक दिया गया है कि भाई 15 से पहले 5, ये सारे चेंजेस होते रहेंगे। लोगों को उससे, मुझे नहीं लगता है कि लोगों को उससे कोई गिला शिकवा है। लोगों को प्रॉब्लम ये है कि भाई मैं अगर एटीएम के सामने लाइन में खड़ा हो रहा हूँ तो मुझे 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा अगर मुझे एटीएम के सामने खड़ा होना पड़े, पैसे मिले कम से कम। नहीं, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैसे भी मिले, दूसरी बात है कि उतना खड़ा होकर मेरा वर्किंग डे सबके लिए मैं काफ़ी महत्व, हम का दिन का काम छोड़ के उतना टाइम वेस्ट करना, वो चीज़ अगर ठीक हो जाए काफ़ी, तो ये जो बाकी जो प्रोसेसेस हैं इसके ऊपर लोगों को कोई खास दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये चलते रहते हैं। एक आखिरी सवाल है कि गोल्ड को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है सरकार ने, जो लिमिट उसने फिक्स कर दी है। काफ़ी टेक्निकल इशू है ये, लेकिन फिर भी इसका इम्पैक्ट क्या वाकई आपको लगता है कि जो एक चर्चा है कि बड़े पैमाने पर गोल्ड की खरीदारी की गई है, उसको रोकने के लिए, उन लोगों पर लगाम लगाने के लिए कदम बहुत प्रभावी होगा, वाकई क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से गोल्ड किसी भी चीज़ का जो परचेज़ किया जाता है उसका दाखिला, उसका रिटर्न्स हर वक्त इमीडिएटली देने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं परचेज़ करता हूँ, पैन नंबर दे रहा हूँ, कैश दे रहा, मतलब जो भी मेरा डिक्लेरेशन है मुझे देना है, मैं देकर साल के बाद, यानी कि इस साल जो परचेज़ किया गया है उसका रिटर्न्स मुझे अगले साल जुलाई तक देना है और उसका फिर प्रोसेसिंग होगा, रिटर्न्स होगा, वो 2018 को होगा। इसलिए मुझे इस पर मुझे नहीं लगता है कि लोगों को बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इतने पैसे तो हमारे देश में, इतने अमीर लोग तो है ही नहीं देश में, ज़्यादातर लोग गरीब ही हैं। सोना खरीदना, इस पागलों की तरह सोना खरीदते हैं, तो जो सोना खरीद सकते हैं उतने भाव में, और ये आप 500 ग्राम की बात वगैरह करने, बहुत छोटी ग्राम, 1 ग्राम 30,000 रुपये का होता है, वो सुन के आदमी कांप जाता है। 500 ग्राम सोना इज़ अ बिग अमाउंट। तो उतना का जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको पास साधन भी है, वो सोचेंगे और उनको अगले साल जुलाई में उनको जाके फाइलिंग करना है। बाकी लोगों का जो रिटर्न्स वगैरह है वो भी अगले साल ही फाइल करना है। इसलिए इस वक्त किसी को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त किसी को भी कोई रिटर्न्स वगैरह कुछ भी देने का ज़रूरत नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। उधर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि आने वाले वक्त में जीएसटी और विमुद्रीकरण देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव साबित होगा। भुवनेश्वर में मेक इन ओडिशा कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि दोनों कदमों से अर्थव्यवस्था और कर व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। The recent currency changes, as also the proposed goods and services tax, would eventually benefit the whole country. The GST, as also the currency move after the remonetization process is completed itself, would give state after state, and of course the country as a whole, a much bigger economic base, a much better and a bigger taxation base itself. विवाहित महिलाएं अब 500 ग्राम सोना ही घर में रख सकेंगी और आयकर रिटर्न में पुश्तैनी गहनों की जानकारी भी देनी होगी। वित्त मंत्रालय ने आज गहनों पर टैक्स लगाने और इसकी सीमा तय करने को लेकर सफाई दी है। मंत्रालय के मुताबिक पुश्तैनी सोने और गहनों पर कोई टैक्स नहीं होगा। वहीं सर्च के दौरान विवाहित महिलाओं के पास अगर 500 ग्राम तक सोना और गहने मिलते हैं तो इसे जब्त नहीं किया जाएगा। अविवाहित महिलाओं के लिए सीमा 250 ग्राम और पुरुषों के लिए 100 ग्राम है। इसके अलावा घोषित आय और खेती की आमदनी से खरीदे गए सोने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि उसने सोने पर टैक्स को लेकर आयकर कानून में कोई नया प्रावधान नहीं जोड़ा है। नोटबंदी के बाद सोना 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया। दिल्ली में आज इसकी कीमत 350 रुपये प्रति ग्राम तक गिर गई। आज 10 ग्राम सोने की कीमत 29,000 रुपये रही। चांदी के दाम भी 735 रुपये गिरकर 40,700 रुपये प्रति किलो पर आ गए। कीमतों में गिरावट के चलते सराफा बाजार में मंदी है।
और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबरें। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू है नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। नोटबंदी के मुद्दे पर आज भी संसद के दोनों सदनों में गतिरोध रहा। लोकसभा में जहां विपक्ष मत विभाजन के नियम के तहत चर्चा की मांग दोहराता रहा, वहीं राज्यसभा में नोटबंदी को लेकर संसद के बाहर प्रधानमंत्री के बयान पर माफी मांगने की मांग हुई। सदन में 11वें दिन भी गतिरोध की वजह से नोटबंदी पर चर्चा नहीं हो सकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में सदन में गतिरोध जारी रहा। विपक्ष ने सदन के बाहर प्रधानमंत्री के दिए बयान की निंदा करते हुए माफी मांगने की मांग की। प्रधानमंत्री जी ने 1-2 सभाओं में ये बता दिया कि जो विपक्ष जो है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विपक्ष जो है ये ब्लैक मनी वालों को सपोर्ट करते हैं। इसके लिए तो क्षमा मांगनी चाहिए। The statements are being made outside. I'm fully supporting what the leader of the opposition has said. तो आपने जो सुझाव दिया तैयार है, लेकिन एक बात और है जो लगातार हम लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी चारों तरफ और हर तरफ बोल रहे हैं। यहाँ जब बहस हो तो इस बहस में वो बैठे सुने और पूरी तरह से जो जवाब दे सके। नोटबंदी के मुद्दे के ऊपर जब ये चर्चा इधर होती है तो प्रधानमंत्री जी इधर हाउस में प्रेजेंट हैं और चर्चा का ऐसा हमारी पार्टी चाहती है। सरकार ने साफ किया कि प्रधानमंत्री चर्चा में हिस्सा लेंगे और विपक्ष पर चर्चा से पीछे हटने का आरोप लगाया। इस दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। सांसदों के वेल में जाने की वजह से सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई और आखिरी में दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। Till 11 AM on Friday 2 दिसंबर कल के लिए एडजॉर्न कर दिया। लोकसभा में भी कार्यवाही शुरू होते ही नोटबंदी के मसले पर अवरोध हुआ। विपक्ष के कई सांसदों ने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया, जिसे स्पीकर सुमित्रा महाजन ने खारिज कर दिया। विपक्षी दल मत विभाजन की व्यवस्था के तहत चर्चा की मांग कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको अलाउ कीजिए, डिस्कशन के लिए हम आपके सामने रखेंगे और हम आपको ये कहे हैं आप किसी भी रूल में लो, डिबेट हो और उसके ऊपर वोटिंग हो। रूल 56 के अधीन जो है बहस शुरू होना चाहिए तुरंत। मत विभाजन होना चाहिए। हम मत विभाजन से नहीं भाग रहे हैं। The announcement of this demonetization on behalf of party I have given adjournment motion, madam. संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि सरकार नोटबंदी पर व्यापक चर्चा और विपक्ष के सुझावों पर गौर करने के लिए तैयार है। आप प्रश्नकाल सस्पेंड करके 0 ओवर से इसके बारे में चर्चा शुरू करने के लिए आपने सोचा है, वैसा चर्चा करने के लिए भारत सरकार तैयार है। विपक्ष के अवरोध के चलते स्पीकर को प्रश्नकाल के बीच में पहले 12 बजे और बाद में शून्यकाल के बाद पूरे दिन के लिए सदन को स्थगित करना पड़ा। कृति मिश्रा के साथ रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। संसद में आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ले जा रही फ्लाइट की देरी से लैंडिंग का मसला भी उठा। विपक्षी दलों ने मामले की जांच कर रिपोर्ट सदन में पेश करने की मांग की। उधर सरकार ने कहा कि डीजीसीए ने जांच के आदेश दे दिए हैं। राज्यसभा में गुरुवार को टीएमसी ने हवाई यात्रियों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। पार्टी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि बुधवार शाम पटना से कोलकाता जा रहे इंडिगो के जिस विमान की देरी से लैंडिंग हुई उसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी थी। उन्होंने पूरी घटना की जांच की मांग की। The pilot, when it was 200 kilometers away from Calcutta, announced that they were 8th in the sequence of landing. Subsequently, the pilot has gone on record
saying that he informed the ATC that he was short of fuel, so to allow him to land. इस मुद्दे पर टीएमसी को दूसरे दलों का भी साथ मिला। विपक्ष ने निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट सदन में पेश करने की मांग की। That whenever you are short of fuel, you are given the top priority to land. ये मामला काफ़ी गंभीर है, संवेदनशील है और मैं ये समझती हूँ कि जो भी कल कुछ हुआ है तो वो ठीक नहीं हुआ है। सदस्यों ने कहा कि कम ईंधन वाले विमान को लैंडिंग में प्राथमिकता दी जाती है और पायलट के अनुरोध के बाद भी ऐसा नहीं किया गया। Proves the inefficiency of the government and the particular department. To hold a thorough, independent, impartial inquiry into this incident, and on all the chief ministers of state must be protected very well by the central government. Okay. लोकसभा में भी ये मसला उठा। टीएमसी और कांग्रेस ने पूरे मामले की जांच की मांग की। सरकार ने बताया कि डीजीसीए ने 3 विमानों में कम ईंधन के मामले की जांच का आदेश दिया है, लेकिन इंडिगो की फ्लाइट की सामान्य लैंडिंग हुई थी और ट्रैफिक की वजह से फ्लाइट को होल्ड किया गया था। Under the circumstances, the DGCA has ordered an inquiry to ascertain as to how the 3 flights have reported low fuel and whether they are carried sufficient fuel as per the regulatory requirements prescribed by DGCA. कोलकाता हवाई अड्डे पर बुधवार रात इंडिगो का ये विमान करीब आधे घंटे तक आसमान में चक्कर लगाता रहा। इंडिगो ने भी बयान जारी कर कहा कि विमान में पर्याप्त ईंधन था। कृति मिश्रा और विशाल दहिया के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बाद पार्टी का ट्विटर अकाउंट भी आज हैक हो गया। पार्टी की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस अब जांच में जुट गई है। आईपी एड्रेस के जरिए पुलिस दोषियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने जहां साइबर सुरक्षा पर सवाल खड़े किए, वहीं सरकार ने इसे और मजबूत करने की बात कही। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट के बाद गुरुवार सुबह कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट भी हैक हो गया। पार्टी ने दावा किया कि गुरुवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष का ईमेल अकाउंट भी हैक हुआ। इस घटना के बाद पार्टी ने विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया और साइबर सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। अगर आप ट्विटर जैसे प्राइवेट कन्वर्सेशनल प्लेटफॉर्म की सिक्योरिटी सुनिश्चित नहीं कर सकते, अगर उसमें भी अभद्र और गाली गलौज की भाषा होगी, तो डिजिटल ऑनलाइन पेमेंट की सिक्योरिटी का क्या होगा? क्या पूरे देश का पैसा, पूरा बैंकिंग प्रणाली आज खतरे में नहीं? कांग्रेस ने पुलिस में अकाउंट हैक होने की शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। सोशल मीडिया साइट से पुलिस ने पूरा ब्यौरा मांगा है। जो कंप्लेंट दाखिल हुआ है, दर्ज हुआ है और उसके बेस पर हमने एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। डिटेल सारी एजेंसी से हम डिटेल्स ले रहे हैं या जो भी कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन है उनसे मैं डिटेल हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। इस बीच सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ट्विटर कंपनी से पिछले 1 सप्ताह की पूरी जानकारी मांगी है। हम देश के पूरे डाटा सिक्योरिटी सिस्टम को और मजबूत कर रहे हैं और हम पूरे आश्वस्त हैं। कई बार इस तरह के कार्यक्रम अगर होते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाती है और की जाएगी। जानकारों का कहना है कि देश डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए साइबर सुरक्षा के लिए नया कानून बनना चाहिए। भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून वो बहुत इफेक्टिव नहीं है। अधिकांश साइबर क्राइम्स को जमानती अपराध घोषित करता है और जितने भी साइबर क्रिमिनल्स हैं उन्हें ये एक परिकल्पना हो गई है कि आप भारतवर्ष में साइबर क्राइम कर लीजिए, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का अकाउंट हैक करके इससे आपत्तिजनक ट्वीट किए गए। राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को उनका ऑफिस संभालता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सर्दी जुकाम और डायबिटीज से जुड़ी 344 दवाओं पर पाबंदी खत्म कर दी है। केंद्र सरकार ने 10 मार्च को इन दवाओं पर प्रतिबंध लगाया था। हाईकोर्ट ने कहा कि निश्चित खुराक वाली इन दवाओं पर जल्दबाजी में फैसला लिया गया है। फार्मा कंपनियों की 454 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद ये फैसला आया। इनमें कहा गया था कि फैसला लेते वक्त ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। अदालत ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य पर हानिकारक असर की कोई भी रिपोर्ट पेश नहीं की। डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि की तबीयत खराब होने के बाद आज चेन्नई के एक अस्पताल में उन्हें एडमिट किया गया। 93 साल के करुणानिधि को एलर्जी की शिकायत बताई जा रही है। अस्पताल के मुताबिक उन्हें कमजोरी और
डिहाइड्रेशन के चलते भर्ती किया गया है। डॉक्टरों की टीम उनके इलाज में जुटी हुई है। वहीं डीएमके की ओर से जारी बयान में कहा गया कि करुणानिधि की सेहत संबंधी कुछ टेस्ट कराने के लिए उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है और वो जल्द ही घर आ जाएंगे। तमिलनाडु की ओर से बढ़ रहा चक्रवाती तूफान नारा कमजोर पड़ गया है और इसके कल तमिलनाडु पुडुचेरी तक पहुंचने की आशंका है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में बना कम दबाव का क्षेत्र अब चक्रवाती तूफान में तब्दील होकर तेजी से तट की ओर बढ़ रहा है। इसके चलते तटीय इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान की चेतावनी जारी की है। इसे देखते हुए राज्य प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी तटीय इलाकों में तैनात की गई हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।